आरोप प्रत्यारोप तो सियासत में लगते ही रहते हैं, लेकिन ये समझकर आरोप लगाना कि सामने वाला कुछ समझेगा ही नहीं, जनता तो कुछ समझती ही नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। तर्क और तर्कहीन में जो अंतर है वो जनता समझती है, और कौन सी बात और कौन से बयान के पीछे क्या मोटिव है ये भी शायद जनता बहुत अच्छी तरह से समझती है। और जनता को पूरी तरह से ये समझना कि इनको कुछ नहीं पता है, ये कहीं ना कहीं सियासतदानों का बहुत बड़ा नुकसान करा बैठता है, क्योंकि इससे बड़ी गलतफहमी कुछ होती नहीं। सचिन पायलट पर अब तक किए गए हमलों पर सबसे बड़ा हमला अब किया गया, और यह जो हमला था वो कितना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है शायद इसका अंदाजा नहीं लगाया गया। समझने वाली बात यह है कि एक मंच पर आकर, जोधपुर के ही एक मंच पर आकर अशोक चांदना ये कहते हैं कि मैं पार्टी के अनुशासन में हूं, इसलिए सचिन पायलट पर कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि पार्टी की छवि खराब होती है। अब एक मंत्री को यह पता है कि एक ही पार्टी में होने की वजह से पार्टी की छवि खराब नहीं की जाती है, तो यह बात उनसे ऊपर ओहदे में आने वाले लोगों को क्यों नहीं पता, और क्यों वो एक के बाद एक सचिन पायलट पर हमले करते जा रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि यह वाला जो हमला था वो अब तक के सारे हमलों से सबसे बड़ा था। सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा, सचिन पायलट का अनशन, इन सब के जवाब के तौर पर इस हमले को देखा जा रहा है। और यह हमला तब आ रहा है जब दिल्ली में एक अहम बैठक की जा रही है, जब पार्टी आला कमान आपके साथ बैठ के बैठक करने को तैयार है, तो जनता में इस तरह के बयानों का क्या मतलब है। यह आकलन किया जाना चाहिए कि आखिर कांग्रेस का सबसे ज्यादा नुकसान करा कौन रहा है। और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सचिन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कितना सही है और कितना गलत। लेकिन अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि इतना दिलचस्प विश्लेषण, राजनीति को इतनी बारीकी से, इतने आसान शब्दों में समझाने वाला विश्लेषण आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हैं तो हर विश्लेषण आपके पास वक्त रहते पहुंचेगा। तो आज हम जानेंगे कि सचिन पायलट पर यह जो सबसे बड़ा हमला है ये कितना सही है, और यह हमला और किसी ने नहीं बल्कि मुख्यमंत्री गहलोत ने किया है। आज इस पूरे वीडियो में यही समझने की, जानने की हम कोशिश करेंगे, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। तो आज इन बातों को हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं कि ये जो हमला है ये कितना सही है और कितना गलत। सबसे पहले बात समझने वाली ये है कि ये सरकार बनी कैसे थी। ये सरकार कहीं ना कहीं सचिन पायलट के प्रयासों से बनी थी। सचिन पायलट ने जब 5 साल भरसक प्रयास किया था तो 22 सीटों से आगे ले गए थे सरकार को, और वो 100 से भी आगे जाती अगर कुछ षड्यंत्र ना होते। और फिर जनता की अपेक्षा, कार्यकर्ताओं की अपेक्षा ये थी कि जिस पर भरोसा किया वही सीएम बने, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि नंबर कम रह गए। नंबर किस वजह से कम रह गए इसका शायद आकलन नहीं किया गया, पर कहा गया कि नंबर्स को मैनेज तो मुख्यमंत्री गहलोत ही कर सकते हैं, और इसलिए इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। और इस तस्वीर के साथ राजस्थान की ये सरकार शुरू हुई थी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये तस्वीर की असलियत धीरे धीरे सामने आती गई, और 4.5 साल में ये जो असलियत सामने आई है वो आप समझ सकते हैं। अब समझने वाली बात ये है और जानने वाली बात ये है कि नाकारा और निकम्मा और फिर गद्दार, इसके बाद सबसे पहले तो नाकारा कहा, फिर निकम्मा कहा, फिर एक इंटरव्यू में गद्दार भी कह दिया, और उसके बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए
सचिन पायलट को मानसिक तौर पे दिवालिया ही घोषित कर दिया। और किसने घोषित किया? उन्हीं की पार्टी ने, उन्हीं की वजह से जो सत्ता में आए और सत्ता को बनाया, उस सत्ता के सीएम अशोक गहलोत ने साफ साफ बिना नाम लिए कह दिया कि बेरोजगारों के लिए या पेपर लीक जिनका हुआ है उन लोगों के लिए मुआवजा मांगना मानसिक दिवालियापन है। अब इस बात को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। आप किसके लिए मुआवजा मांगना मानसिक दिवालियापन कह रहे हैं? क्या इसी वजह से किसानों का जो पूर्ण कर्ज माफ की बात राहुल गांधी ने कही थी, उसमें से कोऑपरेटिव का एक हल्का सा झुंझुना पकड़ाकर आपने पूरा का पूरा जो बड़ा लोन था जो नेशनलाइज्ड बैंकों का था वो नहीं दिया? क्योंकि यह भी आपको मानसिक दिवालियापन ही लग रहा होगा शायद। अब समझने वाली बात है कि मानसिक दिवालियापन बोला किसे जा रहा है, कहा किसे जा रहा है? बेरोजगारों को जिनका पेपर लीक हो गया उन लोगों के लिए मुआवजा मांगने को मानसिक दिवालियापन कहा जा रहा है। आज इस पूरी बात को हम ढंग से समझेंगे। इन तस्वीरों के सहारे सरकार बनी थी, लेकिन अब जो हो रहा है वो समझने वाली बात है और उसको समझना बेहद ज़रूरी है कि यहाँ मानसिक दिवालियापन कहा किसको जा रहा है और कहा क्यों जा रहा है, ये समझना बेहद इम्पॉर्टेंट है। और अभी हम इसको समझने का यहाँ पर प्रयास करने वाले हैं। तो मानसिक दिवालियापन कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, और कहीं ना कहीं आप इस बात को गौर फरमाइएगा कि ये जो मानसिक दिवालियापन वाली बात है ये कही जा रही है उन तमाम सारे युवाओं के लिए जो युवा एक बहुत ही सीमित आय कमाते थे या उनके परिवार से वो आय आती थी और परिवार ने वो सारा पैसा लुटाकर उन्हें ट्यूशन पढ़वाया इस आस में कि ये युवा हमारे परिवार का उजला सितारा बनेगा। अगर ये परीक्षा पास कर लेता है तो इसकी सरकारी नौकरी लगेगी। ट्यूशन पढ़ाया, शायद एक ही वक्त खाना खाया ताकि उसकी पढ़ाई ढंग से हो सके, पता नहीं कितने और कॉम्प्रोमाइज किए, और फिर जब पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया, उनके साल बर्बाद हो गए, उनके तमाम सारे पैसे बर्बाद हो गए जो शायद किसी पिता ने कर्ज लिया होगा या अपना पेट काटा होगा, लेकिन आप कहते हैं उसका मुआवजा देना मानसिक दिवालियापन है। अगर आप महंगाई राहत शिविर लगा रहे हैं तो क्या यह महंगाई के जमाने में पूरी तरह से सब कुछ अपना पेट काट कर ट्यूशन पढ़ाना, बच्चों को साल सालों की मेहनत करवाना, यह महंगाई के तौर में नहीं आता? इनको राहत कौन देगा? या फिर एक राहत का सिर्फ ढोंग पीटा जा रहा है और असली राहत जो देना चाहे उसे मानसिक दिवालियापन कहा जा रहा है? क्योंकि असली राहत तो तब होती जब किसानों का नेशनलाइज्ड बैंक का लोन माफ होता, जो इस सरकार को बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन की मोहलत मांगकर राहुल गांधी ने वादा किया था और तब सरकार बनी थी। आपने कहा होगा कि ये तो मानसिक दिवालियापन है, हम तो सिर्फ कोऑपरेटिव बैंकों का लोन माफ करेंगे, और वही किया। उसके बाद में बस एक चिट्ठी लिखकर खाना पूर्ति कर दी। समझने वाली बात यह है कि आप जिसे मानसिक दिवालियापन कह रहे हैं वो और कोई शख्स नहीं है, आप ही की पार्टी का सबसे लोकप्रिय विधायक है, जिसको अब सिर्फ विधायक रहने भर का ऑप्शन आपने दिया। पहले वो मंत्री भी थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे। गलती उनकी सिर्फ इतनी थी कि जो लोगों से वादे किए थे उनको पूरा करने की बात कह दी, और शायद इसीलिए वो मानसिक तौर पे दिवालिया है। आप सोचिए, जब आपने उन्हें नाकारा कहा था, निकम्मा कहा था, गद्दार कहा था, तब उन्होंने उसके जवाब में आपको पिता तुल्य कहा था।
और अब आप मानसिक तौर पे दिवालिया कह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो बेरोजगारों के लिए, जिन्होंने सालों साल अपने बर्बाद कर दिए कि एक सरकारी नौकरी मिल सके और फिर पेपर लीक हो गया, उनके सालों साल को आप सालों साल के खून पसीने का अगर मुआवजा देने की कोई बात करे तो उसको आप मानसिक दिवालियापन कह रहे हैं। यह समझने वाली बात है। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या यह मानसिक दिवालियापन है? क्या जनता नहीं समझती इस बात को? और अगर यह मानसिक दिवालियापन है तो जाकर देखिए एक बार गांवों की उन सरजमियों पर जहां पर दो जून की रोटी खाना भी मुश्किल होता है और वो माँ बाप अपनी आंखों में एक सपना सजोते हैं कि हमारा बेटा सरकारी नौकरी लगेगा, हमारी पूरी पीढ़ी को तारेगा। और उस अंधेरे में चमकते वाला वो सितारा कोशिश भी पूरी करता है, पढ़ाई भी पूरी करता है, लेकिन फिर कोई रईस बाप की औलाद 10 लाख रुपए में पेपर खरीद लेता है, पेपर आउट हो जाता है, उसकी बात आती है तो पेपर को रद्द कर दिया जाता है। पेपर जब रद्द हो जाता है तो उनकी सालों साल की मेहनत खराब हो जाती है। और फिर अगर वो सोचता है ये नहीं तो दूसरा पेपर देता हूं, वो नहीं तो दूसरा पेपर देता हूं, तो पर सारे ही पेपर रद्द हो जाते हैं क्योंकि सारे ही पेपर आउट हो जाते हैं। आप एक और स्टेटमेंट देते हैं कि पेपर तो गुजरात में भी आउट हुए, मध्य प्रदेश में भी आउट हुए, फिर राजस्थान पे आउट होने की इतनी क्यों बात करी गई? हमने तो इतने लोगों को पकड़ा है। समझने वाली बात यह है कि आरपीएससी से पेपर लीक हो रहे हैं, आरपीएससी को नियुक्त कौन करता है? और उससे भी ज्यादा समझने वाली बात यह है कि अगर आपने लोगों को पकड़ा है तो आपके पकड़े हुए एसओजी के लोग, एसओजी के अफसर ये क्यों कहते हैं कि पैसा तो हमें ऊपर तक देना पड़ता है? समझने वाली बात यह है कि आप ही अपने शिक्षा मंत्री के साथ खड़े होकर क्यों ये पूछते हैं कि क्या आपके ट्रांसफरों में पैसे लिए जाते हैं? और वो कहते हैं हां, उस हां के बाद आप क्या एक्शन लेते हैं? क्या वो भी एक्शन लेना कोई मानसिक दिवालियापन था क्या जो आपने नहीं लिया? इन सारी बातों को समझना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं ये जो सवाल हैं वो जनता भी पूछेगी। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या विचार हैं आपके इस बारे में। और इन विचारों को व्यक्त करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि महज कुछ महीनों में उस निर्णय के अधिकार को हम फिर से एग्जीक्यूट करने वाले हैं जहां हम अपने राज्य की सरकार चुनते हैं। लेकिन जिसके लिए हम सरकार चुनते हैं, सोचते हैं नेतृत्व जिसका होगा, उसको तो नेतृत्व मिलता ही नहीं है। तो क्या धोखा सिर्फ सचिन पायलट के साथ होता है या सारी जनता के साथ भी होता है? यह समझने वाली बात है। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि ये जो सरकार बनाई गई थी, ये जो हंसते हुए चेहरे दिखाए गए थे, क्या इन हंसते हुए चेहरों के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द है, षड्यंत्र है? और क्या ये हंसते हुए चेहरे सिर्फ एक दिखावा थे? क्या कर रही है कांग्रेस की आलाकमान? क्या पूछा जाएगा इनसे? जो सवाल तो बहुत उठाती है केंद्र सरकार पर, लेकिन क्या अपनी ओर उठते हुए उंगलियों को देखते हैं, अपनी राजस्थान की सरकार को देखते हैं? समझने वाली बात है कि आलाकमान कर क्या रहे हैं। प्रभारी तो रोज बदल देते हैं लेकिन काम कुछ नहीं हो पाता। आलाकमान से सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि क्यों बिना रीढ़ की हड्डी की हो चुकी है यह आलाकमान, जो इतना सब होने के बावजूद भी लगाम नहीं कस पाती अपने नेताओं पर और वो कुछ भी बोलते चले जाते हैं। समझने वाली बात यह है कि ऐसी आलाकमान के साथ पार्टी चलेगी कैसे? एक कर्नाटक के चुनाव जीतने से ऐसा नहीं हो सकता कि आप
ये आपकी वजह से नहीं जीते, ये येदियुरप्पा की वजह से जीते हैं, उनके भ्रष्टाचार की वजह से आप जीते हो। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, इतने निर्णयहीन होकर कुछ नहीं होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि 25 सितंबर की घटना में तो आपको अनुशासनहीनता दिखती नहीं है, और मानेसर जाने वाली घटना पर आपको अनुशासनहीनता दिख जाती है। आपको समझना पड़ेगा कि केवल ऐसे हाथों में हाथ लेकर ऊपर उठा देने से सरकार नहीं चलती, निर्णय लेने पड़ते हैं, अनुशासन में आना पड़ता है। केवल ऐसे फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होता, हमें काम करना पड़ता है, दिल्ली को दखल देना पड़ता है। दिल्ली अगर दखल नहीं देगा तो ये महज तस्वीरों के लिए ऐसे हंसते हुए तस्वीर खिंचवाई जाएगी, और इन तस्वीरों के पीछे जो खेल हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जनता उसे समझ नहीं पाएगी। ये सब समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी तस्वीरें कुछ दिनों तक, कुछ लम्हों तक तो हमें बरगला सकती है, लेकिन ये जनता है साहब, सब कुछ समझती है। और इस बात को आपको भी कहीं ना कहीं समझना होगा, क्योंकि जिन वादों को कर कर आप इस जनता को हाथ जोड़ रहे हैं, वो वादे जब पूरे नहीं हुए तो जनता ये भी पूछती है कि क्यों फ़र्क नहीं पड़ता इस आला कमान को जब वादे पूरे नहीं होते। जनता ये भी पूछती है कि फ़ोटो तो आप बहुत खिंचवा लेते हो, काम कब करोगे। जनता ये भी पूछती है कि हाथों में हाथ मिला लेने से कांग्रेस का हाथ जनता के लिए काम करेगा, ये ज़रूरी नहीं है, आपको दखल भी देना पड़ेगा। और ये सारे सवाल लगातार जनता पूछ रही है, उनका जवाब चाह रही है, और उनका जवाब आलाकमान अगर अब भी नहीं देगी तो फिर शायद उन्हें राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत भर में इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। कैसी लगी दोस्तों आपको ये रिपोर्ट, कैसा लगा आपको ये विश्लेषण? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।